हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सेशन नंबर 50। पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 49 में दिए थे। तो प्रश्न यहाँ पर, सैन्य अभ्यास एवकुवेरिन भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत यह सैन्य अभ्यास मालदीव के साथ करता है। माउंट सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। शिप्री का पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। वैश्विक शस्त्र व्यापार रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के शीर्ष कंपनियां कौन कौन सी है जो टॉप 100 में शामिल है? तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 3 कंपनियां इसमें शामिल है। VLSRSAM का पूरा नाम क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका पूरा नाम है। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। दोस्तों यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो रहेगा यहाँ पर पैनेक्स 21 सैन्य अभ्यास, आशियान के बारे में जानेंगे, रामानुजन पुरस्कार के बारे में जानेंगे और यहाँ पर संपन्न योजना के बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वह यहाँ पर पैनेक्स 21। तो हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के सदस्य देशों के लिए यहाँ पर पैनेक्स 21 नामक एक कर्टन रेजर इवेंट आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का जो समय काल था वो तो 2001 के अंत में आयोजित किए जाने की इसकी योजना रही थी। तो इसको आयोजित किया गया सफलपूर्वक। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के विषय विशेषज्ञ और प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों और विभिन्न नागरिक एजेंसियों द्वारा नियोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत उपकरणों को प्रदर्शित करने वाला एक स्थिर प्रदर्शन बहु एजेंसी अभ्यास भी एक तरीके से था ये। अगर हम इसके लक्ष्यों की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संयुक्त योजनाओं को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना इसमें शामिल है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आने वाले पारिस्थितिकी व्यवधान या खतरे हैं जो कि प्रभावित समुदाय को समायोजन क्षमता को प्रभावित करती हैं और बाहरी सहायता की आवश्यकता महसूस कराती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को व्यापक रूप से भूभौतिकीय सहित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, जल विज्ञान जैसे बाढ़, मौसम विज्ञान जैसे तूफान, मौसम विज्ञान जैसे गर्मी और ठंडी लहरें तथा सूखा, एवं जैविक महामारी इसमें शामिल है। अभ्यास का महत्व क्या हो सकता है यहाँ पर? तो अन्य प्राकृतिक आपदाएं के साथ साथ जैसे कोविड जैसी महामारी से किस प्रकार से सहायता प्राप्त की जाए, इसके कैसे निपटान किया जाए, इसके लिए यहाँ पर आपदा न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन के लिए अभ्यास यहाँ पर शामिल किया गया, जिसके तहत यहाँ पर फ़ायदा हुआ। इन बदलावों और महामारी के बाद की चुनौतियों को ध्यान में रखने हेतु यह जो अभ्यास है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ यहाँ पर। अब बिम्स्टेक के अगर हम बारे में बात करें तो यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं। इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, और दक्षिणी एशिया में से 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में से आते हैं। फिर यहाँ पर यह भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेदों के चलते दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क के महत्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान देने के लिए यहाँ पर केंद्रित सहयोग के साथ साथ बिम्स्टेक ने दक्षेस यानी सार्क और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस आशियान के सदस्य देशों के साथ यह एक साझा मंच का निर्माण भी करता है। बिम्स्टेक का जो सचिवालय है वो ढाका में स्थित है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिम्स्टेक देशों के बारे में। तो यहाँ पर 7 देश जो शामिल है, इसका इंग्लिश में नाम होता है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका फाउंडेशन जो है 1997 में किया गया था, जो कि बैंकॉक के डिक्लेरेशन के साथ किया गया था। बिम्स्टेक देश जो हैं लगभग पूरे विश्व का 22% पॉपुलेशन को कवर करते हैं और कंबाइंड जीडीपी की अगर हम बात करें तो 2.7 ट्रिलियन की जीडीपी है इन 7 देशों की। और ये बात करें तो वर्ल्ड का लगभग 4th हिस्सा वर्ल्ड का ट्रेड करते हैं इस बे ऑफ बंगाल के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में। और 6 एरिया पे फोकस करना इनका मुख्य उद्देश्य है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज को लेकर के।
और बिम्स्टेक का जो पहला समिट है वो थाईलैंड में आयोजित किया गया था और प्रेजेंट में इसका जो चेयरमैन है वो है यहाँ पर श्रीलंका। तो जिस क्रम में इसका नाम है इसी क्रम में इसको चेयर किया जाता है देशों के द्वारा। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है आसियान समूह। तो आसियान समूह की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि प्रशांत एशिया के उपनिवेशीय राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इसमें जो 10 देश शामिल है उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे साउथ ईस्ट एशिया के ये नेशंस हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसके उत्पत्ति को लेकर के तो 1967 आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। आसियान के संस्थापक राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है। 1990 के दशक में से लेकर के 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत तक और 1991 में जब शीत युद्ध के बाद क्षेत्रों में बदलती परिस्थितियों के बाद इसकी जो सदस्यता थी इसमें दोगुने रूप से वृद्धि हुई। ब्रुनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुआ। 95 में दक्षिणी पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कॉनकॉर्ड द्वितीय का आयोजन किया गया। फिर 2007 में सेबू घोषणा किया गया, जिसके तहत यहाँ पर 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए कार्य करना था। 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हो गया ये। फिर 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ किया गया। आसियान समुदाय में 3 मुख्य स्तंभ शामिल किए गए यहाँ पर। आसियान राजनीति जो कि सुरक्षा समुदाय के रूप में कार्य करेगा, आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा था यहाँ पर आसियान सामाजिक जो कि सांस्कृतिक समुदाय के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु कार्य करना, न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामले पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए सहयोग करना। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए कार्य करना इसमें शामिल किया गया। वर्ष 1976 की दक्षिणी पूर्वी एशिया एमिटी और सहयोग संधि में आसियान के निम्नलिखित जो मूलभूत सिद्धांत थे उसको शामिल किया गया इसमें। तो इसके तहत यहाँ पर स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारंपरिक सम्मान यहाँ पर रखना, बाहरी हस्तक्षेप या ज़बरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार होना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा करना, शांति उपयोग और उपयोग करने की चेतावनी का त्याग करना, आपस में प्रभावी सहयोग स्थापित करना इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके संस्थागत तंत्र की अगर हम बात करें तो सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था। शिखर सम्मेलन आसियान के नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्देश करती है। यहाँ पर चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन 1 वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। आसियान मंत्रालय परिषद है यहाँ पर, तो इसका क्या कार्य होगा? तो शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए गए हैं। उनमें से है यहाँ पर आसियान समन्वय परिषद जिसको ACC कहा जाता है, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, तीसरा यहाँ पर आसियान आर्थिक समुदाय परिषद और चौथा यहाँ पर आसियान सामाजिक जो कि सांस्कृतिक समुदाय परिषद है यहाँ पर।
निर्णय लेने के लिए यहाँ पर आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिकता तरीका, परामर्श और सहमति पर आधारित है। यहाँ पर चार्टर आसियान एक्ट के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है कि इसका अर्थ है कि यह सभी सदस्य राष्ट्र सहमति में हैं तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हो वे आगे बढ़ सके, जबकि वे सदस्य जिन्होंने कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है वो एक समय रेखा पर लागू कर सकते हैं इन सारे कार्यों को। आसियान के नेतृत्व वाले मंच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है आसियान क्षेत्रीय मंच, जो कि ARF के तहत यहाँ पर स्थापित है। वर्ष 1993 में शुरू किया गया 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। आसियान +3 की अगर हम बात करें तो 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया को एक साथ लाता है। ये पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो कि EAS पर है, तो यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिणी कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यहाँ पर शक्तियाँ और अवसर की अगर हम बात करें तो एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। जनसंख्या भाग की अगर हम बात करें तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है, जिनमें आधी से अधिक जनसंख्या 30 वर्ष की आयु से कम है। आर्थिक परिदृश्य की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो कि यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका से भी बड़ा बाजार है। एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यह परिभाषित है। यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौते FTA के तहत यहाँ पर चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पर समझौते स्थापित किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। यहाँ पर आसियान का वैश्विक निर्यात में भी हिस्सेदारी बढ़ रहा है, जो कि वर्ष 1967 में 2% की तुलना में वर्ष 2016 तक 7% हो गया है। यहाँ पर यह आसियान के आर्थिक संभावनाओं के लिए व्यापार के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। आसियान सिंगल एविएशन मार्केट और ओपन स्काइज नीतियों के तहत यहाँ पर परिवहन और कनेक्टिविटी की क्षमता को बढ़ाने पर भी कार्य कर रहा है। यहाँ पर साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आसियान ने जरूरी मानदंडों का निर्माण करके और तटस्थ वातावरण को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया है। क्या क्या चुनौतियां हैं इसके सामने? तो एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन इसकी चुनौती है। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत अधिक है तथा आय असमानता भी काफ़ी हद तक अधिक है। यहाँ पर सिंगापुर में प्रति व्यक्ति GDP सबसे अधिक है, जो कि लगभग यहाँ पर $53,000 है, जबकि कंबोडिया की प्रति व्यक्ति GDP जो है $1,300 के आसपास से भी कम है। यहाँ पर कम विकसित देशों की क्षेत्रीय योजनाएं प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक प्रणाली अलग अलग तंत्र तथा कम्युनिस्ट और साम्यवादी में यहाँ पर फंसी हुई है। दक्षिणी चीनी सागर संगठन में दरार पैदा करने का मुख्य मुद्दा यहाँ पर सामने आता है। आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए रोहिंग्याओं के खिलाफ म्यांमार में दरार, चीन के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता, विशेष रूप से दक्षिणी चीनी सागर में इसके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में यहाँ पर सामने आता है। आम सहमति पर अत्यधिक बल मुख्य दोष यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार इसको टालना पड़ता है। सहमति को लागू करने के लिए केंद्रीय तंत्र यहाँ पर नहीं है। अक्षम विवाद निपटान तंत्र, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक हो, इसके निपटान के लिए यहाँ पर क्षमता पूरी तरह से नहीं है। यहाँ पर भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप है, 15 साल की समिट लेवल इंट्रैक्शन है और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अनुभव है दोनों देशों के मध्य। आर्थिक सहयोग की अगर हम बात करें तो भारत आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यहाँ पर आसियान के साथ भारत का अनुपातिक व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। यहाँ पर भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11.28% है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों और उद्योगों को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग की अगर हम बात करें
तो आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सांसदों का आदान प्रदान यहाँ पर किया जाता है। फिर यहाँ पर निधियों की अगर हम बात करें तो आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत S&T डेवलपमेंट कोष, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के आसियान भारत ग्रीन फंड दिल्ली घोषणा की गई थी, जिसके तहत यहाँ पर भारत और आसियान रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग करना, दिल्ली संवाद यहाँ पर स्थापित किया गया। आसियान और भारत के बीच राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक ट्रैक 1.5 कार्यक्रम स्थापित किया गया। आसियान और भारत केंद्र की अगर हम बात करें तो भारत और आसियान में संगठनों की थिंक टैंक के साथ नीति अनुसंधान, रक्षा तथा नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। फिर राजनीतिक सुरक्षा सहयोग की बात की गई यहाँ पर, तो भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रख करके कार्य करता है। इसी के तहत यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशंस यहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में हम पहले देख चुके हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसको हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। यह बे ऑफ बंगाल में स्थापित सभी जो देश हैं उनके तटवर्ती सीमाओं के क्षेत्रों के एक साथ लेकर के काम करने का प्रयास करता है। 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिणी एशिया में आते हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका है, और बाकी के 2 सदस्य हैं जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया से यहाँ पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं बिम्स्टेक देशों को, जिसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार शामिल है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है पर रामानुजन पुरस्कार। तो हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं और उन्हें एफआई बीजीय ज्यामिति और क्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। यह रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं। इससे पूर्व जारिस्की कैंसलेशन समस्या, जो कि बीजगणितीय ज्यामिति से की एक मूलभूत समस्या है, को हल करने के लिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का वर्ष 2014 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी दिया गया था। रामानुजन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार वर्ष 2005 से प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स ICTP द्वारा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1964 में नोबेल विजेता अब्दुस सलाम द्वारा की गई थी। यह विकासशील देशों के वैज्ञानिकों को निरंतर शिक्षा और कौशल प्रदान कर अपने जनादेश को पूरा करने का प्रयास करता है। फिर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU की अगर हम बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है, जिसका उद्देश्य गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का सदस्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अगर हम बात करें तो इसने वर्ष 2014 से इस पुरस्कार के लिए फंड देने पर सहमति व्यक्त की है। DST द्वारा इसका समर्थन गणित के में प्रभावशाली श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने अति दीर्घवृत्तीय कार्यों, निरंतर कार्य, अनंत श्रृंखला तथा संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में शानदार योगदान दिया था। इसको पाने की पात्रता क्या है, योग्यता क्या है? तो यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को विकासशील देशों के उस उत्कर्ष शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिसकी आयु पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले वर्ष तक 45 वर्ष से कम हो और जिससे एक विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध किया हो। गणितीय विज्ञान की किसी भी शाखा में काम करने वाले शोधकर्ता इसका पात्र होगा। इसमें 15,000 अमेरिकन डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है। रामानुजन के अगर हम बारे में बात करें तो द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से इन्हें जाना जाता है बेसिकली। तो रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड गांव, जो कि चेन्नई से 400 किलोमीटर की दूरी पे है और मद्रास प्रोविंस का हिस्सा था, यहाँ पर हुआ था। वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे H हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। रामानुजन ने संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में पर्याप्त योगदान दिया और दीर्घवृत्तीय कार्यों, इलिप्टिकल्स,
फंक्शंस पर विशेष रूप से कार्य किया यहाँ पर। उन्होंने पूर्ण संख्या, हाइपर ज्यामितीय श्रेणी और यूलर स्थिरांक के विभाजन पर भी काम किया। उनके पत्र अंग्रेजी और यूरोपीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ था यहाँ पर। भारत लौटने के बाद लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। भारत में प्रतिवर्ष महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इन्हें याद रखना है। अगला टॉपिक है वो है संपन्न परियोजना। संपन्न परियोजना की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। परियोजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके खाते में पेंशन देने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। संपन्न परियोजना इसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। यह पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन का सीधा क्रेडिट प्रदान करता है। यह संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस प्रणाली के विभाग को पेंशन मामले के तेजी से निपटान, बेहतर समाधान और लेखांकन को आसान बनाने में मदद करना है। इसके द्वारा 6 महीने के अल्प अवधि में ही भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 के करीब 76,000 मामले को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर यह एक लचीली डिज़ाइन वाली प्रणाली है जो इसे लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को समायोजित करने में सक्षम बनाती है। इससे क्या लाभ हो रहा है? तो पेंशन मामलों का समय पर निपटारा हो रहा है। ई पेंशन भुगतान आवेदन का प्रावधान जो भुगतान प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाती है। प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए लॉग इन, भुगतान हिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को सक्षम बनाता है। ये शिकायतों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और समय पर SMS अलर्ट इसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, इन 4 टॉपिक से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन चारों टॉपिकों को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, बिम्स्टेक में शामिल देशों की संख्या कितनी है, उनके नाम बताइए। बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान में शामिल देशों की संख्या कितनी है, उनके नाम बताइए। रामानुजन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संपन्न परियोजना का पूरा नाम क्या है तथा इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियोस यदि आप लोगों के लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है तो इसे आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।